में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है कि हमारे लिए जो है कि एक देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए चुनाव आयोग एक नामक एक संस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल सर पॉइंट हाँ वाइज लिखवा दीजिए ना, क्या बोले? पॉइंट वाइज लिखवा दीजिए ना। हाँ वो लिखवा देंगे, आपको सारा चीज लिखवा देंगे, अभी पहले बता देते हैं, उसका नोट करवा देंगे, तो कॉपी पेन लेकर रखिएगा, सारा जितना समिति वगैरह है हर चीज लिखवा देंगे। सूची सिस्टम क्या होता है, निर्वाचन प्रणाली कैसे होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, उसके बाद क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, लिस्टिंग सिस्टम क्या होता है, वोटिंग राइट किस तरीके का राइट है, ये सारा चीज आपको बता देंगे। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का बात है। उसके बाद किस तरीके से आप मताधिकार को से वंचित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं बहुत लोगों को मताधिकार से वंचित भी किया जा सकता है, तो उनके लिए ग्राउंड क्या बनेगा। उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए क्या व्यवस्था है, उसके बाद राज्य की पार्टी का दर्जा देने के लिए क्या व्यवस्था है, फिर इलेक्शन में भ्रष्टाचार के क्या मुद्दे हैं, इलेक्शन को निष्पक्ष बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बाद नौकरशाही की क्या भूमिका है, उसके बाद बीपीएससी में जो और भी कुछ क्वेश्चन आए हैं सबको एक साथ अभी डील कर देंगे। चुनाव आयोग मुख्य क्या क्या काम करता है सारा डील कर देंगे, तो बने रहिएगा आप लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो संविधान के भाग 15 में जो है कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आपको पता है कि ये निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें क्या किया गया है कि आर्टिकल 324 कहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के नाम की संस्था होगी। आर्टिकल 325 आपका यही कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वयस्क मताधिकार में शामिल होने से जो है कि नहीं रोका जा सकता। लेकिन कुछ कारण हैं, जैसे कि अपराधी हो, भ्रष्ट या अवैध आचरण का कोई व्यक्ति हो, कोई अनिवासी हो, इस तरीके के कुछ व्यक्ति को चुनाव से रोका भी जा सकता है, उसको निर्हित किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है कि की गई है। 2017 की यूपीएससी में एक सवाल पूछा था कि हमारा जो वोटिंग राइट है वो किस तरीके का राइट है, लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो किस तरीके का राइट है, कोई बताना चाहेंगे? मौलिक संवैधानिक है सर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक फंडामेंटल राइट कौन बोल रहे हैं भाई? नहीं नहीं गलत है, फंडामेंटल राइट तुम लोग पढ़ते ना फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में, उसको तो कॉमन सेंस की बात है, तो वो तो है नहीं। हाँ बताइए, और कॉन्स्टिट्यूशनल कौन बोल रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि चुनाव हम ठीक है, एक दो लोग जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। लीगल राइट कौन कौन बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है कि लीगल राइट होगा। लीगल राइट, लीगल राइट है सर, लीगल राइट। हाँ स्टैट्यूटरी राइट कौन बोल रहे हैं? सर लीगल राइट होगा, लीगल राइट। वही स्टैट्यूटरी और लीगल राइट यही है, वैधानिक अधिकार है ये, चुनाव का अधिकार जो है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट। ठीक है। तो देखिए चुनाव जो हमारे देश में होता है वो कितने तरीके का चुनाव होता है। एक तो आम चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होता है, बाय इलेक्शन होता है। ठीक है, तो चुनाव में जो हमारा मेन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है जो आर्टिकल 324 में जिसका जिक्र किया गया है, इलेक्शन कमीशन दो है, एक राज्य निर्वाचन आयोग है, एक भारतीय निर्वाचन आयोग है जिसको कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कहते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव करवाता है? लोकसभा का, राज्य विधानसभा का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। तो राज्य निर्वाचन आयोग फिर क्या करता है? सर लोकल बॉडीज का चुनाव करवाता है, आर्टिकल 243। और ये राज्य विधानसभा में जो भी इलेक्शन होता है उसका भी हेल्प करता है। ये कौन राज्य निर्वाचन करता है? नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि जो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका काम है लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव करवाना, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, विधानसभा का चुनाव करवाना, विधान परिषद का चुनाव करवाना। ये टोटल काम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग का काम है लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवाना, जिसमें कि आपका म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन आता है, उसके बाद फिर जो है कि आपका क्या कहते हैं वो नगर निगम वाला जो इलेक्शन होता है, वो नगर पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो होता है। ठीक है, तो दो ही इलेक्शन वो करवाता है, जो लोकल बॉडीज का होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जो सेंट्रल निर्वाचन आयोग है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो इन सारा इलेक्शन वही करवाता है। आप कभी कतई कंफ्यूज ना करें कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है किसका राज्य का इलेक्शन करवाता है, बिल्कुल नहीं करवाता है। ठीक है,
अब ये बताइए कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कौन से सिस्टम को अपनाया जाता है? अभी जो वोटिंग हमारा चल रहा है वो किस सिस्टम के तहत हो रहा है? अभी जो वोटिंग हो रहा है ना वो किस सिस्टम के तहत हो रहा है? कौन सा इलेक्ट्रोल सिस्टम लागू किया गया है? फर्स्ट पास द वोट सिस्टम। देखिए, जो हमारा लोकसभा और विधानसभा में चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अपनाया गया है, और जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, ये 4 तरीके का जो चुनाव होता है इसमें कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसके तहत जो है कि ये करवाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता क्या है कि जिस मतदाता को सर्वाधिक मत मिल गया वो जो है कि बहुमत घोषित हो जाता है, वही विजय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है ना कुछ खामियां भी है, जैसे कि जो मतलब कि जो हमारा चुनाव होता है ना, चुनाव में आपको पता है कि बीजेपी पिछले बार जीती है, बहुत % बहुमत से जीती है। उसको पता है कितना % वोट प्राप्त है? मात्र और मात्र 38 दशमलव कुछ % वोट प्राप्त है बीजेपी को। बीजेपी ने पूरे एनडीए गठबंधन को मिला करके। उसके बाद जो है कि इसमें होता क्या है कि तुलनात्मक मत कितने पड़े इसका कुछ पता नहीं है। कई बार मतों का प्रतिशत 50% से भी कम मतदान वोटिंग होता है, उसमें भी किसी को 20-25% यानी कि जितने लोग खड़े हुए थे उसमें सबसे ज्यादा जिसको मत मिल गया वो जीत गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उसमें इस तरीके से नहीं होता है। उसमें जो है जितने मतदाता खड़े होते हैं हमारे निर्वाचन में, जितने भी लोग खड़े होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उतना प्रेफरेंस दिया जाता है वोट भरने के लिए कि 1 नंबर पे आप बीजेपी के उम्मीदवार को चाहते हैं, 2 नंबर पे कांग्रेस के उम्मीदवार को चाहते हैं, 3 नंबर पे जो है कि क्या कहते हैं ममता बनर्जी के उम्मीदवार को चाहते हैं। इस तरीके से उसमें सिस्टम चलता है, और उसका काउंटिंग करने का तरीका भी अलग है। जो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति रहता है, अगर मतलब कि सबसे पहले देखा जाता है कि 51% कोटा इसका पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वोट से। अगर नहीं पूर रहा है तो सबसे लास्ट वाले का नाम हटा दिया जाता है, और उसको जितना फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वोट मिला है वो सारे को जोड़ के बनाया जाता है। तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन व सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये सिस्टम ज्यादा बेहतर है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। इसमें क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, उतना कम्प्लेक्स थ्योरी में जाना नहीं क्योंकि पूछता नहीं है। कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मान लीजिए कि एक व्यक्ति, मान लो कि बीजेपी का उम्मीदवार हो, एक सेकेंड, हाँ नैना इज द क्लास नोट, नैना, हेलो हेलो, हेलो, ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? जो उसमें देखो आप बता रहे थे, मान लो कि एक उम्मीदवार बीजेपी का है, दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस का है, और तीसरा उम्मीदवार जो है कि ममता बनर्जी का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि बीजेपी को फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि बीजेपी को मान लो उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिल गया तो वो जीत जाता है। लेकिन अगर इसी में ये जो चुनाव हो रहा है हमारा एमपी का, अगर इसमें मान लो कि ये क्या कहते हो तुम्हारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन व सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहता ना, इसमें हो सकता है कि पहला जो है कि प्रेफरेंस में कुछ मान लो कि 30% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, और 25% लोगों ने जो है कि किसको वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, और फिर 14-15% लोगों ने जो है कि ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दिया फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में। सेकंड प्रेफरेंस के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार को बहुत ज्यादा वोट मिला। सब जो बीजेपी का भी बंदा है वो भी चाह रहा है सेकंड प्रेफरेंस में कांग्रेस का व्यक्ति बने। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस को कांग्रेस पे क्या कहते हैं ममता बनर्जी को वोट दिया था, उसका भी आदमी चाह रहा है कि सेकंड प्रेफरेंस वाला व्यक्ति जो है हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार हो। उसकी जब वोटिंग काउंटिंग होती है ना, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो कांग्रेस का व्यक्ति को जीतने का चांस रहता है। हो सकता है कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में उतने वोट नहीं मिले हों, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस के वोट से भी वो जीत जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सबके लोकप्रिय उम्मीदवार होते हैं, बीजेपी का फर्स्ट प्रेफरेंस में लोकप्रियता कांग्रेस से थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस में लोकप्रियता सबसे ज्यादा किसका था, कांग्रेस का था। तो उसमें कांग्रेस का उम्मीदवार जीतने का चांस रहता है। और इसमें ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फायदा ये है, इससे एक लोकप्रिय उम्मीदवार को चुनना ज्यादा मतलब कि आसान हो जाता है। क्या कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। मान लो कि अभी बीजेपी कांग्रेस का ही एक एग्जांपल लेते हैं, जो लोग बीजेपी की तरफ है सीधा सीधा बीजेपी की तरफ है, जो लोग कांग्रेस की तरफ है सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ है। दोनों के बीच में जो आइडेंटिटिकल गैप है वो बहुत भयंकर वाला है, एकदम डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रहा है हमारा यहाँ पे। अब सेकंड प्रेफरेंस में कौन है, तो अगर मान लो कि बीजेपी का व्यक्ति जीतता है
तो जो कांग्रेस का उसका सपोर्टर था वो तो उसके जस्ट एंटी है, लेकिन मान लो कि सेकंड प्रेफरेंस में सबका कांग्रेस है और तुम्हारा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला व्यक्ति अगर जीत जाता तो कांग्रेस जीत जाता, तो सबके मतलब कि सेकंड प्रेफरेंस में कम एटलीस्ट कांग्रेस था, तो एटलीस्ट हम एक ज्यादा इस तुलनात्मक ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार को चुन सकते थे। तो ये व्यवस्था जो है कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम करता है, लेकिन उस समय पे इस व्यवस्था को लागू इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि क्या बताया जा रहा था कि हमारा देश में एक तो गरीबी इतना है, अशिक्षित लोग हैं, कैसे वोट डालेंगे, प्रेफरेंस कैसे बनाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा, और तब लागू नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक लागू नहीं हुआ है, जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से कहीं गुना ज्यादा अच्छा व्यवस्था है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी दो सिस्टम होता है, एक होता है लिस्ट का सिस्टम, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम। लिस्ट का सिस्टम क्या होता है कि मान लो कि क्या कहते हैं कि एक देश है जिसमें कि 100 अथी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट है मान ली, तो क्या करेगा कि सब लोग अपने प्रेफरेंस में दे देगा उम्मीदवार को, सो वो संसदीय क्षेत्र से कि मेरा उम्मीदवार ये बनेगा, मेरा उम्मीदवार ये बनेगा, बीजेपी का ये उम्मीदवार है, कांग्रेस का ये उम्मीदवार है, बीएसपी का ये उम्मीदवार है, और जो है कि अखिलेश यादव का ये उम्मीदवार है, सबने दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो वोटिंग होती है वहां पे, वोटिंग इस तरीके से होता है कि किसको कितना परसेंट वोट मिला। जैसे कि पिछले ही आम सभा चुनाव में 37% के 38 दशमलव कुछ परसेंट वोट जो है कि बीजेपी को मिला था, और करीबन करीबन 25% के आसपास वोट जो है कि कांग्रेस को मिला था। तो अब इसमें क्या होगा कि 100 में से 38 विधायक जो है कि उसके बन जाएंगे बीजेपी के। उसके बाद क्या कहते हैं कि 25% वोट मान लो कांग्रेस को मिला तो 25 विधायक इसके बन जाएंगे। इसमें लिस्टिंग सिस्टम में इस तरीके से काम करता है। तो ये जो है कि छोटे देशों पे जैसे इजराइल हो गया, पुर्तगाल हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इन सब देशों में इस पद्धति का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट पद्धति है ना अभी तक में वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि आपके यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में उपयोग में लाया जाता है। अब बताइए चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है कि एक जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन एक बार संसद का भी होता है, एक राज्य विधानसभा का भी होता है, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। उसके बाद जो है कि कई बार मिड टर्म इलेक्शन होता है। मिड टर्म इलेक्शन कब होता है? उसकी संभावना होती है जब मान लो संसद या राज्य विधानसभा भंग हो जाए, तो उसके बीच में जो है कि मध्यावधि चुनाव करवाना पड़ता है, इसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। एक होता है बाय इलेक्शन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मिड टर्म इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन? क्या अंतर है बताओ तो? मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शन में क्या अंतर है? सर जब कोई एमपी का या फिर किसी एमएलए का सीट खाली हो जाता है तो सिर्फ उस पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाना। मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए या अयोग्य घोषित हो जाए, तो इन कारणों से अगर रिक्त होने वाली कोई सीट है उसको भरने के लिए जो है कि बाय इलेक्शन का प्रावधान किया गया है, और किसी व्यक्ति के मृत्यु होने के 6 महीने के अंतर्गत उसको सीट को भरना पड़ता है, चाहे मुखिया मरे, चाहे विधायक मरे, चाहे सांसद मरे। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। अब कुछ चीजें लिखा देते हैं फिर समझा देंगे। तो ये बताइए कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए क्या व्यवस्था है, बताइए। सर वो राष्ट्रीय पार्टी के लिए उसको टोटल वोट का 6% होना चाहिए, और और 4 राज्यों में उसका 4 राज्यों में याद नहीं बोलो आ बोलो। रहा, याद नहीं आ रहा। 4 राज्यों में सब 4 राज्यों में जितना चाहिए और कोई बोलो। राजनीतिक दल का बोलो। वो तो मुझे भी कुछ नहीं पता। पढ़े हैं सर, बताइए, बहुत कंफ्यूजन हुआ है ये। क्या है राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी? एक दो कंडीशन बताओ ना, सबके 3 4 कंडीशन है, कम से कम एक आध तो बता दो। राज्य के लिए 2 सीट होना चाहिए विधानसभा में, और राष्ट्रीय पार्टी के लिए 4 सीट होनी चाहिए लोकसभा में। ये है कि पहला तो उस दल का लोकसभा या विधानसभा में 4 या चुनाव होता है, इसमें 4 या अधिक राज्य में कम से कम 6% वोट होना चाहिए, और लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। फिर है लोकसभा सीट की बात करें तो उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए। और बताओ। और इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों में होने चाहिए। नहीं सर, 4 राज्यों में जितना चाहिए वो सर, कम से कम 4 राज्यों में वो जितना चाहिए तभी।
उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता मिलना चाहिए। 4 राज्यों में एक हाँ, राज्य में एक दल जो है उसे राज्य दल के रूप में मान्यता मिलना चाहिए कम से कम 4 राज्यों में। देखो बताते हैं, तो स्पष्ट किसी को नहीं है। सबसे पहली बात है राष्ट्रीय दल होने के लिए 3 कंडीशन है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, फिर इसको लिखवाएंगे भी, लिख लीजिएगा, तो पीटी में भी काम आएगा। ये कहा जाता है कि लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रीय दल की बात कर रहे हैं, टर्म फॉर द नेशनल पार्टी, लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, साथ ही किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा के 4 सीट प्राप्त करता है। ये पहला कंडीशन है राष्ट्रीय दल का बनने के लिए। पहला कंडीशन में क्या बताया कि 4 राज्य में 6% वोट मिलना चाहिए और लोकसभा के कम से कम 4 सीट जीतने चाहिए। पहला कंडीशन क्लियर है कि 4 राज्यों में 6% वैलिड वोट का मिलना चाहिए और प्लस 4 लोकसभा सीट जीतने चाहिए, पहला कंडीशन है। अथवा क्या कहता है कि 2% स्थान जीतना हो और ये सदस्य जो है कि 3 विभिन्न राज्यों से आता हो। इसका मतलब क्या हो गया, अब समझिए कि आपको वोटिंग परसेंटेज क्या आया इससे हमको मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि आप टोटल क्या कहते हैं लोकसभा इलेक्शन के जो 543 सीटों पे इलेक्शन होता है उसके लगभग 2% एमपी का संख्या आप जीत जाइए। 2% एमपी कितना हो जाता है, करीबन 11 एमपी होगा, 5 दूनी 10 एक 11 के आसपास। वो लगभग 11 सांसद आपके होने चाहिए, मिनिमम 11 होना चाहिए, लगभग नहीं, मिनिमम 11 सांसद होना चाहिए, वो 3 राज्यों से होने चाहिए। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है इसका। उसके बाद क्या है, तीसरा कंडीशन इसका कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के अगर रूप में मान्यता आपको मिल गया है तो आपको ऑटोमेटिकली एक नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए, 4 राज्यों में 6% वोट प्लस 4 लोकसभा सीट, क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या है कि लोकसभा चुनाव में लगभग 2% एमपी का सीट जीतना है, वो भी 2% एमपी का सीट सिर्फ एक राज्य से नहीं 3 अलग अलग राज्यों से जीतना है। तीसरा कंडीशन कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, जी सर। ठीक है, याद रहा कि नहीं रहा, नहीं रहा, देखिए एकदम याद कर लीजिए, 4 यस राज्यों में 6% वोट प्लस 4 लोकसभा का सीट। और उसके 4 बाद फिर क्या है कि 2% स्थान जीते, वो भी 3 अलग अलग राज्यों से, या फिर जो है कि 4 राज्यों में राजकीय दल के राज्य स्तरीय दल के रूप में दर्जा मिलना चाहिए। ये हो गया आपको क्या कहते हैं राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए। अब आ जाइए स्टेट जो होता है ना पार्टीज जिसको बोलते हैं राज्य स्तरीय दल, उसका कंडीशन सुनिए क्या है कि विधानसभा या आम चुनाव में 6% सीट, विधानसभा का जो आम चुनाव होता है उसमें कितना होता है 6% वैलिड वोट प्लस 2 एमएलए। उसमें क्या था, वहां पे क्या था कि 6% वोट प्लस 4 एमपी, यहाँ पे क्या है 6% वोट प्लस 2 एमएलए होना चाहिए। क्लियर। या फिर लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें क्या कहते हैं 6% वैलिड वोट मिले और एक सीट जो है कि एमपी का लोकसभा में अगर कोई जीत जाता है, मान लो कि बिहार में अभी लोकसभा चुनाव के तहत सारे देश में चुनाव चल रहा है, बिहार के किसी मुकेश सहनी के पार्टी का मान लो राज्य स्तरीय दल का दर्जा हासिल करना है, तो वो क्या करेगा कि बिहार में जो जाकर के वो 6% वोट प्राप्त करे, टोटल वोट का उसको 6% वोट मिल जाना चाहिए बिहार का, पहला कंडीशन है। प्लस उसका एक एमपी जो है कि वो जीतना चाहिए, तब जाके उसको क्या मिलेगा राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। या फिर राज्य विधानसभा में कम से कम 3 सीट जीते या 3% कुल स्थान का सीट जीते। ठीक है, कम से कम 3 सीट, या मान लो सिक्किम में 40 सीट है, 40 सीट में से क्या करेगा उसका 3% सीट जीत ले तो हो सकता है। या फिर एक कंडीशन ये है कि जो लोकसभा के लिए आम चुनाव होता है या विधानसभा के लिए आम चुनाव होता है, मान लीजिए कि एक भी सीट कोई व्यक्ति नहीं जीतता है, लेकिन कुल वैध मतों का अगर 8% वो जीत लेता है टोटल वैलिड वोट का लोकसभा के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में, सॉरी विधानसभा के चुनाव में, सिर्फ 8% उसको वोट लाना है,
6% वोट लाना है तो 2 MLA होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 8% वोट लाते हैं, एक भी MLA नहीं जीतते हैं, तो भी आपको मान्यता मिल जाएगा। यह शर्त जो है कि 2011 में जोड़ा गया था। याद रहेगा नहीं, कॉपी कलम निकालिए और लिखिए, आसान भाषा में इसको लिखवा देते, निकालिए। जी बोलिए। लिखिए, राष्ट्रीय दलों के रूप में राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें लिख लीजिए। ये पूछा जाता है आपके इलेक्शन, क्या कहते हैं, पीटी में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें। पहला, लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्लस 4 लोकसभा की सीटें लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्लस 4 लोकसभा की सीटें, पहला कंडीशन हो गया। इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे लिखिए और लिख के दूसरा कंडीशन लिखिए, यदि वह पार्टी लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, यदि वह पार्टी लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, यदि वह पार्टी लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, एवं ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। उसके नीचे लिखिए फिर और लिख के लिखिए तीसरा कंडीशन, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया। पढ़ के सुनो। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें। पहला, लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्लस 4 लोकसभा की सीटें। दूसरा, यदि वो पार्टी लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। और यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो। ठीक है, अब लिखिए राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए शर्तें। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए शर्तें। पहला, राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हो। उस राज्य से कुल वैध मतों का राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से कुल सर एक बार हाँ, सर रिपीट कर दें एक बार शुरू से। ठीक है, राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में
उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% स्थान प्राप्त किया हो एवं इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य से 2 स्थान प्राप्त किए हों एवं संबंधित राज्य से 2 स्थान प्राप्त किए हों। इसको ब्रैकेट में लिख लो। लोकसभा। नहीं, विधानसभा की बात कर रहा है। ब्रैकेट में लिखो, स्टेट इलेक्शन में 6% वोट, स्टेट इलेक्शन में 6% वैलिड वोट प्लस 2 MLA। स्टेट इलेक्शन में 6% वैलिड वोट प्लस 2 MLA। ठीक है। दूसरा और करके लिखना, और केंद्रीय इलेक्शन में 6% वैलिड वोट, केंद्रीय इलेक्शन में 6% वैलिड वोट प्लस 1 MP लोकसभा, MPLS लिख दोगे हो जाएगा। केंद्रीय इलेक्शन में 6% वैलिड वोट प्लस 1 MP लोकसभा, और राज्य के विधानसभा के कुल स्थानों का, राज्य के दूसरा ना विधान, सर, हाँ, और अलग अलग अगला पॉइंट और करके लिखना है। राज्य के विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 से ज्यादा सीट प्राप्त किए हों। राज्य के विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 से ज्यादा सीट प्राप्त किए हों, और अगला पॉइंट को 8% वैलिड वोट, 8% वैलिड वोट किसी लोकसभा या विधानसभा के 8% वैलिड वोट किसी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में मिला हो। 8% वैलिड वोट किसी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में मिला हो। लिख लिया? और ये 8% वाला विधानसभा या लोकसभा दोनों के लिए ही है। एक बार और समझा देते हैं इसको, लास्ट वाला। इसको बता देते हैं। मतलब होता क्या है ना, किसी राज्य पार्टी को अगर दर्जा लेना है तो उसको जो है कि मान लो कि एक भी उसका MP या MLA नहीं जीत पाया, ठीक है, तो 8% वैलिड वोट उसको अगर लोकसभा चुनाव के दरमियान में मिल जाता है, मान लो बिहार में मुकेश सहनी के पार्टी को मिल जाता है टोटल वोट का 8% वैलिड वोट, और कोई भी एक भी लोकसभा सांसद उसका नहीं भी जीतता है तो भी वो राज्य पार्टी के रूप में दर्जा ले लेगा, ठीक है। या फिर 8% वैलिड वोट मुकेश सहनी के पार्टी को मिले राज्य इलेक्शन में, विधानसभा का जब चुनाव 2025 में होगा, और एक भी MP ना जीते तो भी उसका जो है कि राज्य पार्टी का दर्जा उसको मिल जाए। क्लियर है? देखिए सीधा सा बात है कि जब 6% वोट का मामला था तो 2 MP का सीट था, ठीक है। 6% वोट का मामला था तो 1 MP का सीट, सॉरी 6% वोट का मामला था स्टेट इलेक्शन में तो 2 MLA का सीट था। 6% वोट का मामला था तो 1 MP का सीट था, या फिर जो है कि कम से कम 3 सीट जीतना या 3% सीट जीतना था उसको, या फिर 8% वैलिड वोट सिर्फ मिलता है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में तो भी राज्य दल का दर्जा उसको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे तभी वो याद रह पाएगा चीजें। तो लिख लिए, बताइए, एक बार पढ़ के सुनाइए। मैं पढ़ूं सर? पढ़ो, कोई पढ़ो।
राज्य स्तरीय के लिए है कि अगर विधानसभा चुनाव में पहला कंडीशन है कि विधानसभा चुनाव में वैध मत का अगर 6% प्राप्त हो और साथ ही उसी राज्य से 2 एमएलए का सीट भी उसे प्राप्त हो। और दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा चुनाव में 6% वैध मत मिल जाए और 1 एमपी लोकसभा का उसे मिले। फिर थर्ड था कि जो विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें 3% या 3% से अधिक उसे सीट प्राप्त हो। और लास्ट था कि जो 8% वैध मत हो जो कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा दोनों चुनाव में से प्राप्त हो कम से कम 8%। ठीक है, अब आ जाइए। अभी जो है कि कितने आती है हमारे पास, क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। 2+1। कब से हो रहा है ये ऐसा बात? 1989 1993 जब पीएन सेशन थे ना उसी समय। कितने, इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है? 6 साल, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6-65। ठीक है, क्या उसका फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में कुछ नहीं लिखता है। उसके बाद बताइए कि क्या कहते हैं इसको जो इलेक्शन कमीशन होता है और चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमीशन के पावर में कोई अंतर है? ये सब इक्वल है, तीनों का पावर इक्वल पावर है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये सब बातें मतलब कि स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा कोई अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है कि रूल क्या लगता है कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। जैसे कि क्लास का मॉनिटर होता है तो वो क्लास का छात्र भी होता है, क्लास मॉनिटर और क्लास के छात्र में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच में भी वही हाल है, सीजेआई और अलग जज में कोई अंतर नहीं होता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका, जैसे कि यहाँ पे हाई कोर्ट में भी जजों के रूप में वही हाल है, किसी उसके हाई कोर्ट के सीजेआई और अन्य जजों के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है। तो ये बताइए कि इसको हटाने का क्या प्रक्रिया है? सर हटाने की प्रक्रिया सर दुर्व्यवहार, पद के दुरुपयोग या आरोप सिद्ध होने पर अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। तो संसद का कौन सा प्रस्ताव इस पे लागू होता है? सामान्य बहुमत से। जो न्याय जैसे क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने का जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इसमें भी लागू होगा। तो बताइए, जस्टिस को हटाने का प्रक्रिया अभी हमने परसों पढ़ाया है, तो बताइए क्या है, देखें कितने लोगों को याद है। सर इसमें लोकसभा में 100 मेंबर और राज्यसभा में 50 मेंबर के इसको पारित किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो उसको ये अधिकार है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या नकार सकता है। उसके बाद इसके 3 मेंबर के पास जाता है जांच के लिए। उसमें सीजीआई होते हैं और हाई कोर्ट के सीजीआई होते हैं और ये जैसे न्यायिक के जो जानकार होते हैं होते हैं। नंबर को ऐसे देते हैं। ठीक है, मतलब मोटा मोटे याद है आपको, और सब लोग के क्या गायब हैं? ये सब कंडीशन याद रहना चाहिए, पीटी में पूछेगा ना। चलिए बताइए, अब मतलब कि क्या कहते हैं कि निर्वाचन में इसका क्या नौकरशाही का भूमिका क्या है, निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है कि क्या क्या करता है, ये इसको भी थोड़ा सा बताइए। तो देखिए क्या क्या इसका चुनाव आयोग का काम क्या है उसको बता देते हैं। बहुत सारा काम है, आप लोग 2-4 काम जानते होंगे कि निर्वाचन क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट बनाना, यही सब करना, लेकिन बहुत सारे काम है उसको बताते हैं आपको। जैसे कि निर्वाचन आयोग का क्या काम है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, सबसे पहला काम तो उसका यही है। उसके बाद है कि समय समय पर निर्वाचन नियमावली तैयार करता है वो, उसके सभी योग्यताओं को जो है कि सभी योग्य मतदाताओं का जो है कि पंजीकरण चलते रहता है, जो कि इलेक्टोरल रोल के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद चुनाव तिथि, उसका समय सारणी निर्धारित करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, स्क्रूटनी करना, जैसे कि श्याम रंगीला का नामांकन पत्र रद्द कर दिया चुनाव आयोग। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, यही टर्म एंड कंडीशन लगा के उसको मान्यता प्राप्त देता है कि राज्य स्तरीय दल है कि क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के दल है, या फिर ऐसा ही जो है कि क्या कहते हैं रजिस्टर्ड पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लेने के लिए कम से कम 1% वोट चाहिए था। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है, उसे निर्वाचन चिन्ह भी आवंटित होता है। और कभी कभी जो है कि अगर राजनीतिक दलों में के बीच में विभाजन हो जाता है, फूट हो जाता है, तो उसका भी फैसला करता है कि मुख्य दल का चिन्ह किसके पास रहेगा और दूसरे दल का चिन्ह, जैसे कि क्या कहते हैं शरद पवार में इसके क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे के साथ हो गया, फिर चाचा भतीजा जो था सॉरी शरद पवार अजीत पवार के साथ, और उसके बाद ये उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ। तो उसमें मेन पार्टी किसके पास चला गया? उसके अजीत पवार के पास चला गया, शरद पवार के पास नहीं है।
ठीक है, तो इसका तय कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन करता है। उसके बाद जो है कि इसके बीच में जितना भी विवाद होता है उसका समाधान के लिए जो है कि एक न्यायालय की तरह काम करता है, ये बात आप जान लीजिए। निर्वाचन के समय दलों उम्मीदवारों को आचार संहिता जो है कि उसको निर्मित करवाना होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आचार संहिता लागू होता है तो किसके किसके ऊपर लागू होता है? आचार संहिता किसके किसके ऊपर लागू होता है? चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर और पे लागू होगा। तीनों पे लागू होता है। राजनीतिक दल पे भी लागू होता है, उम्मीदवार पे भी लागू होता है, सरकार पे भी लागू हो जाता है। ठीक है, तीनों के ऊपर आचार संहिता लागू हो जाता है। उसके बाद निर्वाचन इसका और भी काम है, जैसे कि उम्मीदवारों को चुनाव में व्यय किए जाने वाले राशि को जो है कि वो निश्चित करता है कि कितना एक उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, एक पार्टी कितना खर्च कर सकता है, ये तय करता है। मतदाताओं को राजनीतिक परीक्षण देने का काम भी इन्हीं का है। उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, फर्जी मतदान हो जाता है, मतदान केंद्र का लूट होता है, हिंसा होता है, अनियमितताओं के बारे में जो है कि निर्वाचन को देखना इसका काम होता है। अगर कहीं पे जो है कि फर्जी मतदान या लूटपाट, हिंसा, अगर ऐसी कोई घटना देखी गई है तो निर्वाचन रद्द करने का भी इनके पास अधिकार होता है। उसके बाद जो है कि विधानसभा के सदस्यों के निहिरता के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। दो चीजों को समझ लीजिए कि अगर किसी एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट रद्द करना हो, तो अगर कोई ग्राउंड पकड़ा जाता है तो सबसे पहले जांच चुनाव आयोग ही उसका करता है। ठीक है, उसके बाद अगर एमपी है तो उसको अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को जो जाकर के ये सलाह दे देते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी, इस एमपी को आप मतलब कि इसके चुनाव को आप अयोग्य घोषित कर दीजिए, एमपी अब नहीं रहेगा ये। अगर कोई एमएलए होता है और उसके सदस्यता की निहिरता अगर घोषित होती है, उसके संबंधित मामलों में जो है कि राज्यपाल को वो जाके परामर्श देते हैं कि ये एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। उसके ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ग्राउंड जो तय करता है वो चुनाव आयोग ही बताता है कि हाँ, इसको जो है कि डिस्क्वालीफाई करना है। ये दोनों काम है। उसके बाद अगर निर्वाचन करवाने के लिए, चुनाव करवाने के लिए इनको क्या कहते हैं, जब ऑफिसर की आवश्यकता होती है तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से अनुरोध करते हैं, और राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय जो है कि इनको क्या कहते हैं, नौकरशाह और भी जो भी कर्मचारी वगैरह है वो उपलब्ध। अब इन्होंने क्या किया है कि जो मतदान होता है हमारा, उस मतदान को निष्पक्ष हो, उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, आराम से निर्वाचन प्रणाली चलती रहती हो, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि एक तो आपको क्या कहते हैं, इपिक का जो व्यवस्था होता है, इपिक आप जानते हैं क्या होता है? यस सर, मतदाता पहचान पत्र जिसको कहते हैं, उसका जो है कि ये लोग लाए थे। ये कौन लाए थे पता है? टीएन सेशन ने 1993 में लाया था इसको। इसके बाद ई विजिल एक बनाया हुआ है चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए। उसके बाद इलेक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है इनके पास। उसके बाद जो है कि वन वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम इन्होंने बनाया है। ईवीएम तो है ही। उसके बाद वीवीपैट का मशीन इनके पास है। नेशनल कंप्लेंट सर्विस भी बनाया हुआ है। इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड सेंटर भी बनाया हुआ है इन्होंने। तो इस तरीके से जो है कि कई सारे प्रयास इनके द्वारा किया जाता है ताकि जो है कि आराम से निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। ठीक है, इनका और क्या काम है? और काम है चुनाव आयोग का। जैसे कि मान लो किसी राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, 6 महीना या 1 साल बीतने के बाद चुनाव आयोग ही बताता है कि हाँ, अब यहाँ पे राज्य में निर्वाचन करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, हम राज्य में निर्वाचन करवाने के लिए तैयार हैं, तो अब क्या कहते हैं कि आप चुनाव करवा सकते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय को लिख के ये देते हैं। जैसे कि अभी तक जम्मू कश्मीर में क्या कहते हो कि राष्ट्रपति का शासन लागू है, चुनाव नहीं हुआ है। वो ग्राउंड कौन क्लियर करेगा? वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इलेक्शन कमीशन बताएगा राष्ट्रपति महोदय को कि हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद कि वहाँ पे एक तो क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या परिसीमन का काम चल रहा था जो कि कंप्लीट हो चुका है, और अब जो है कि शांति व्यवस्था कायम हो गई है। अब यहाँ पे जो है कि चुनाव करवाया जाए, हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, हमने सारा सर्वेक्षण करके देख लिया है। ठीक है, तो ये भी काम चुनाव आयोग का ही। उसके बाद राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र प्रक्रिया हो, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ना हो, राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार भी लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुसरण करे। इसके लिए जो है कि आदर्श आचार संहिता लागू करते हैं। इसका ये निगरानी भी करते हैं। जो है कि चुनाव खर्च पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जाता है इनके ऊपर, इनके द्वारा। धन के दुरुपयोग पे इनके द्वारा नजर भी रखा जाता है। पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करवाती है। उसके बाद चुनाव को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जो है कि कई सारे कदम उठाए जाते हैं। जैसे कि आज यही आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वोटर होता है,
उसको जो है कि एक सर्टिफिकेट दे रहा है मोटिवेशन के लिए। उसके बाद मतदाता जागरूकता कार्यक्रम तो बीच बीच में चलते ही रहता है। तो इस तरीके से जो है कि कई कई सारे काम ये करते रहते हैं। अब देखिए, जो आपको मतदाता पहचान पत्र मिल जाता है, इसका भी जो है कि बहुत सारा उपयोग है। एक तो मतदाता पहचान पत्र चुनाव के दिवस में जो है कि मतदान करने का आपका काम आता ही है। उसके अलावा भी इसका काम है कि बैंक में खाता खुलाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए, वीजा कार्ड बनवाने के लिए, गैस कनेक्शन लेने के लिए, रेल यात्रा करने के लिए, आरक्षण बनवाने के लिए, उसका जो है उस तरीके से काम करता है। सरकारी एजेंसियों में, बीमा कंपनियों में मतदाता पहचान पत्र संख्या काम करता है आपका। भारत में अस्थायी प्रवासन के लिए, भारत भ्रमण के लिए भी कई बार जो है कि मतदाता पहचान पत्र का काम यूज हो जाता है आपको। तो मतदाता पहचान पत्र के भी अपने बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, उसके बाद जो होता था कि एक होता है तो मतदान केंद्र को लूट लेना होता था, उसकी क्या बोलते थे? बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग की घटना और चुनाव में हिंसा की घटना जो है कि कुछ दशकों से लगातार ये देखा गया है कि इस तरीके की घटना जो है कि कम हुई है। तो कम हुई है तो किसके कारण हुई है कम? चुनाव आयोग एक तो जो है कि तत्पर होकर काम कर रहा है, ऊपर से जो है कि इन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त किया है। ये प्रशासनिक मशीनरी जो है कि चुनाव के दरमियान अपने दैनिक कार्यों का संपादन करती है। उसके बाद जो है कि आवश्यक संख्या में इसके पास कर्मचारी हैं, तो यही नौकरशाही को इन्होंने ले चुका है। इसके क्या कहते हैं, राज्यपाल से और राष्ट्रपति महोदय से मांग करके चुनाव पर कड़े नियंत्रण ये रखने का काम करता है। और उसके बाद जो है कि इस सुविधा, अगर उनको लगता है कि किसी का ट्रांसफर करना है या कोई जो है कि किसी पार्टी को फेवर कर रहा है, तो उसको ट्रांसफर वगैरह भी कर देता है। जैसे पंजाब के किसी पुलिस ऑफिसर को बोला गया था ट्रांसफर करने के लिए, अभी ये परसों का न्यूज है। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है और मतदाताओं को भयमुक्त रखना है, ये कुशल नौकरशाही की आवश्यकता है यहाँ पर इनको। उसके बाद जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, नौकरशाही क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मतदान केंद्र पर पहुंचाने का काम करता है। मतदान केंद्रों को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने का काम करता है। मतदान संपन्न होने के बाद जो है कि ईवीएम को मतगणना केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाता है। उसके बाद जो है कि मतगणना कार्य शांतिपूर्ण और साफ सुथरे तरीके से हो, यह जो है कि नौकरशाही का काम यही सब है। ठीक है, उसके बाद आतंकवादी हो जाए, अलगाववादी संगठन हो जाए, नक्सली हो जाए, ये हिंसक घटना को अंजाम ना दे सके, चुनाव का बहिष्कार का घोषणा ना कर सके, इसके लिए जो भी हमारा राज्य का नौकरशाही, जो केंद्र का नौकरशाही जो चुनाव आयोग लगाता है, इस काम के लिए लगाता है। जो कई सारे चुनौतीपूर्ण होते हैं कि मतदान सुचारू तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रतिबद्ध नौकरशाही की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये सारा का सारा काम जो आज हो रहा है, ये नौकरशाही की व्यवस्था के कारण ही होता है। ठीक है, और ये भी है कि नौकरशाही जो है, जो हमारा क्या कहते हैं, इन लोगों को लिया जाता है ऑफिसर्स को, इसकी प्रतिबद्धता किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं होता है। आपको पता है ये न्यूट्रल होते हैं पॉलिटिकली, और अपने अपने कर्तव्यों के प्रति इनकी जिम्मेदारी होती है। और नौकरशाही का हमेशा तो प्रयत्न क्या होता है कि चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। कई कबार जो है कि ये लोग अपने शक्ति का भी दुरुपयोग करते हैं, और निष्कर्ष में हम क्या कर सकते हैं कि हालांकि जो है कि विगत 2 दशकों से निर्वाचन आयोग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपको पता होना चाहिए 1993 के बाद से जो है कि निर्वाचन आयोग बहुत कठोर हो गया है, जब टीएन सेशन था उस समय पे। और इसके लिए जो है कि शांतिपूर्ण चुनाव होता है, प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। चुनाव के नतीजे भी उसी अनुरूप आते हैं जिस अनुरूप में मतदाता ने वोट किया है। तो इससे क्या होता है कि नौकरशाही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और चुनाव आयोग भी अच्छे से काम करता है। तभी तो ये पता चलता है कि जिनको वोट दिया वही जीता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिए गए, चुनाव आयोग क्या करता है। क्लियर है? हेलो, सर एक बार बोले थे कि अभी आचार संहिता में किन किन पे लागू होता है। हाँ। राजनीतिक दल बताए थे, एक उम्मीदवार और एक और किसका नाम बोले थे? सरकार के ऊपर। पूरी ठीक। बोलो, समझ में आया? सर, हाँ बोलो। चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए जो चयन समिति बनी थी, में एक प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और एक लोकसभा के विपक्ष के नेता, यही 3 लोग। हाँ, यही 3 है। अभी जो अनूप कुमार मिश्रा वाला केस था ना 2023 का। जी सर, वही बोलने वाले थे। इसमें रखा गया था भाग 1, 2 तो वही थे। नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, एक मुख्य न्यायाधीश, तो ये अब निरस्त कर दिया गया है। हाँ, निरस्त हो गया है। जो अनूप कुमार बेनीवाल का केस था 2023 का, जिसमें जो है कि क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक रूल बनाया था
उन्होंने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा उसमें 3 मेंबर की कमेटी रहेगी, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो प्रधानमंत्री महोदय को ये बात अच्छा नहीं लगा, मोदी जी को, तो उन्होंने क्या किया कि इसको इसके टर्म एंड कंडीशन को बदल दिया। बदल के क्या CBI को किया, भेज कर दिए। सीजेआई को हटा दिया उससे। तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा हो गए और एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हो गया। अब बताओ 3 मेंबर का कमेटी है, 3 मेंबर में से मोदी जी हैं, अब मोदी जी के एक मंत्री हैं और इधर अधीर रंजन चौधरी हैं। तो किसी भी सूरत में मोदी जी का ही बहुमत होना है। जी तो दोनों का अच्छा हो गया। हाँ, तो ये तो मतलब कि बहुत गलत किया था, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, इन्होंने संसदीय परंपरा का दुरुपयोग किया। एक बात और बता देते सुनो, अभी जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना है पद से, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। एक टाइप का इम्पीचमेंट का प्रोसेस है जो कि काफी टफ प्रोसेस है। लेकिन अगर अभी अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाना हो या क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों को हटाना हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को मुख्य चुनाव आयुक्त का रिकमेंडेशन चाहिए और वो अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त को पद से विमुक्त किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने अनूप कुमार वर्णवाल केस 2023 में उन्होंने कहा था कि ग्राउंड ऑफ रिमूवल फॉर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी दैट सेम एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मतलब कि जो अदर इलेक्शन 2 इलेक्शन कमिश्नर और हैं उनको भी ग्राउंड ऑफ रिमूवल वही होगा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। मतलब कि तीनों को इक्वल बराबर पोस्ट पावर मिला रहे। रिमूवल के मामले में उसको अभी भी पावर बराबर नहीं है, लेकिन इन्होंने उस पूरे के पूरे केस को ही पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही पलट दिया, तो ये मामला खत्म हो गया। कंडीशन ऑफ सर्विस तो अदर इलेक्शन कमिश्नर का सेम है, सैलरी अलाउंसेस जो भी मिलते हैं वो सेम मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका रिमूवल का जो है कि वो ग्राउंड अलग है। अगर अदर इलेक्शन कमीशन का रिमूवल का ग्राउंड पूछे ना, तो अब क्या लागू हो गया है कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंड कर दे राष्ट्रपति को इसको रिमूव कर दिया जाए पोस्ट से, तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये इनके अथी में दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपको क्या कहते हैं चुनाव के प्रतिक्रिया के बारे में पूरा बता दिया गया है। तो चुनाव वाला मामला लगभग खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन पूछा था, क्या कहते हैं ये मतदाता पहचान पत्र का क्या भूमिका है। मतदाता पहचान पत्र का तो बहुत सारा भूमिका आपको बता ही दिया, वोट देने के अलावा भी इनका दुनिया भर काम है, ठीक है। और उसके तो बाद पहचान भी हो जाता है ना, आदमी का फेस रहता है, उसका फोटो रहता है, तो उससे पहचान भी हो जाता है पहचान आदमी। पत्र के रूप में काम करता है ना, ठीक है। नौकरशाही वाला बात बता ही दिया। चुनाव आयोग को 1 मैन 1 वोट को वो प्रोत्साहन मिलता है। क्या 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट। यस सर। नहीं, देखो 2 मुद्दे और हैं, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा है और एक है कि 1 नेशन 1 इलेक्टोरल रोल। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो मैंने आपको बताया था, उसका तो एक क्लास लिया गया था। 1 नेशन 1 बता रहे हैं सर, हाँ 1 नेशन 1 इलेक्टोरल रोल, यानी कि एक राष्ट्र और एक मतदाता सूची, ये होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य चीज है ये। क्योंकि राज्य चुनाव आयोग जब अपना काम करती है तो लोकल बॉडीज के लिए अलग अथी बनता है, आपका इलेक्टोरल रोल अलग बनता है, मतदाता सूची, ठीक है। उसके बाद जब एमपी का इलेक्शन होने लगता है उसके लिए अलग से मतदाता सूची तैयार होता है। जब एमएलए का इलेक्शन होने लगता है उसके लिए अलग से मतदाता सूची तैयार होता है। सेम व्यक्ति है, वही वोट देगा, तो अलग से मतदाता सूची तैयार करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है। इसमें फर्जीवाड़ा क्या होता है, 2019 में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था मोदी जी का। इन्होंने क्या किया था, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे SC ST वर्ग के और मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति के बहुत सारे लोगों का नाम ही कटवा दिया था इसमें एमपी के इलेक्शन से। उसके बाद जब विधानसभा का इलेक्शन होने लगा तो उन लोगों का नाम जुड़ गया। अब देखे होइएगा गांव में क्या होता है कि मुखिया का इलेक्शन होने लगता है और उसको लग जाता है कि ई वाला वार्ड का जो है ना, ये सब लोग जो है हमारा एंटी है, हमको वोट नहीं करेगा, उसका नाम ही कटवा देता है मतदाता सूची से। अब मुखिया के इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये बहुत गड़बड़ चीज है। 1 नेशन 1 इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, यानी कि एक राष्ट्र और एक मतदाता सूची बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। ये आपको क्या कहते हैं चुनाव सुधार के प्रतिक्रिया में एक बहुत बड़ा बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए चुनाव आयोग बहुत ही स्वतंत्र संस्था है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक तो चुनाव आयोग को हटाने का जो ये तरीका है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को के तरीके से हटाया जा सकता है, जो कि काफी टफ है।
उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त का उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी उसके सेवा शर्त में यानी उसके पेंशन, सैलरी इत्यादि में किसी भी तरीके का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक जो है कि इसको सिक्योरिटी प्रदान करता है। उसके बाद अगर चुनाव आयोग के पास कमी क्या है, तो चुनाव आयोग के पास अपना जो इलेक्शन कमिश्नर्स है ना बहुत मतलब लिमिटेड संख्या में है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो क्या कहते हैं चुनाव होता है, चुनाव के दरमियान क्या होता है कि जो डीएम होता है उसको बनाया जाता है क्या बोलते हैं कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद फिर डीएम जो है कि विधानसभा के अंदर चुनता है क्या कहते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद फिर विधानसभा के अंदर जब हर मतलब कि बूथ होता है, बूथ पे भी कोई ऑफिसर का चुनाव होता है, उसको बनाता है ये लोग एसडीओ लोग, जिसमें कि ये लोग कार्तिकेयन सर लोग बन के गए हुए, ठीक है। तो इस तरीके से चुनाव की प्रतिक्रिया होती है आपका। अब हम लोगों को पढ़ने के लिए क्या बच गया कि राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल में एक तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या है, उसके बाद फिर जो है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, उसके बाद राजनीति में जाति का क्या है, राजनीति में धर्म का उपयोग कैसे होता है, बिहार की राजनीति में जाति, इसको जो है कि अच्छे से पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ने के लिए रह गया। तो कल हम लोग इसी सब चीजों को पढ़ेंगे कि बिहार की राजनीति में जाति वगैरह का क्या कंडीशन है, ठीक है। इस तरीके से लगभग आपका चुनाव की प्रक्रिया, राजनीतिक दल, यहाँ तक आपको निर्वाचन आयोग तक तो बता दिया गया है। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया और राजनीतिक दल, राजनीति में धर्म और जातिवाद, ये उसके बाद गठबंधन और मिलीजुली सरकार, ये 3 टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 दिन लगेगा चुनाव में इसको पढ़ाने में। उसके बाद फिर जो है कि बिहार चुनाव विशेष कुछ पढ़ाना है। उसके बाद फिर जो है कि कुछ छोटे मोटे मुद्दे बच जाएंगे, जैसे कि क्षेत्रवाद हो गया, दबाव समूह हो गया, ये सब के मुद्दे, ठीक है। तो चलते हैं, कल क्या पढ़ना है हम लोगों को? सर हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन आप नहीं पढ़ाए हैं, बोले थे कि हाँ पढ़ाएंगे पर पढ़ाए जी नहीं है। जी नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन कवर करवाया गया। नहीं वो पढ़ाए दिए हैं, विजन का क्लास चल रहा था करंट अफेयर में, तो पढ़ाए थे सर। पूरा डिटेल में पढ़ाया गया, 1 घंटा के आसपास लग गया था वन नेशन वन इलेक्शन समझाने में, तो पढ़ा दिए थे, देख लीजिएगा ना, वीडियो होगा अपलोड किया हो, ठीक है। तब चलते हैं, कल हम लोग जो है कि राजनीति में धर्म और जातिवाद पढ़ेंगे और चुनाव की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, राजनीतिक दल के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये चुनाव वाला टॉपिक और आगे बढ़ेगा। आज तुम लोग चुनाव आयोग के बारे में पढ़े, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट।